हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बेटा क्लास 11th की हम लोग बात कर रहे थे, तो हम लोगों ने इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़ रहे हैं। कुछ चीजों को समझ लिया था। न्यूमेरिकल्स हम लोग क्वेश्चंस को हैंडल कर रहे थे कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चंस भी हम लोग सॉल्व कर रहे थे। हम लोग देख रहे थे कि इक्विलिब्रियम जब हमारा चल रहा होगा तो उसको डिस्टर्ब करने के लिए कौन कौन से आएंगे। टेम्परेचर, प्रेशर एंड कंसंट्रेशन। उसमें मोस्ट क्या था, कंसंट्रेशन। उसके बारे में हम लोग अच्छे से समझ लिए थे, मतलब सब इंपॉर्टेंट था। लेकिन अगर बात किया जाए क्वेश्चंस कैसे पूछा जाता है, तो क्वेश्चंस भी हम लोग देख चुके थे। लास्ट क्वेश्चन हमारा अमोनिया से रिलेटेड था, वो देख चुके थे। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। अब जो भी हम लोग पढ़ेंगे ना, वो बहुत केयरफुली समझ समझ के पढ़ेंगे, ताकि हमें चीजें और भी आसानी से समझ में आए। ठीक, तो अगर हम लोग बात करें बेटा, तो हम लोगों ने सामने देखा था, मतलब इक्विलिब्रियम। ठीक, हमारा जो इक्विलिब्रियम था, ठीक, हमारा जो बेटा इक्विलिब्रियम होता है, ये टू टाइप्स का होता है। ये टू टाइप होता है। एक होता है यहाँ पर, एक यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे थे केमिकल इक्विलिब्रियम। एक होता है बेटा केमिकल इक्विलिब्रियम, दूसरा होता है आयनिक इक्विलिब्रियम। दूसरा कौन सा होता है, आयनिक इक्विलिब्रियम होता है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, इसकी अगर मैं बात करूं तो इसके लिए हम लोग क्या देख रहे थे, हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट होता था। ठीक, ये रिवर्सिबल रिएक्शन चल रही थी, कैल्शियम ऑक्साइड बनाता था एंड क्या बनाता था, कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पर आयोनिक में क्या होगा। आयोनिक का मतलब आप जानते हो कि क्लास 10th से ही पढ़ते आते हो, बेसिक सी चीजें। आयंस का मतलब होता है कि कोई भी कंपाउंड हो अपने आयन में ब्रेक हो जाए, वो अपने आयन में ब्रेक हो जाए। तो हम लोग इसको कवर कर ली। अब बात करते हैं इसको कवर करने की। ये हमारा टॉपिक यहाँ पे इक्विलिब्रियम का, ये जो पहला टॉपिक था ये खत्म हो चुका है। ठीक, यहाँ से इसकी हम लोग बात करें। अब यहाँ पर आयोनिक में क्या होता था हमारे पास, हम लोग जानते हैं कि ये हमारा आयोनिक हो। ठीक, तो अगर यहाँ पर हमारे पास CH3COOH है, ठीक, एसिडिक एसिड है बेटा, इसको हम लोग जब करेंगे आयन में चेंज करेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से होगा। देखो ये सारी चीजें आप लोग जानते हो, ये यहाँ पर कुछ इस प्रकार से होता है। समझ में आ रही बातें, ये हमारे पास आयनिक होता है। अगर मैं यहीं पर क्या ले लूं, इस प्रकार से ले लूं, ठीक, हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लूं, इसको जब रिवर्सिबल चलाएंगे तो आयनिक में ये टूटेगा। ठीक है, कुछ इस प्रकार से ये टूटेगा। समझ पा रहे हैं, तो ये हमारा क्या है, आयोनिक है। देख रहे हो रिवर्सिबल चल रहा है तो हमें आयनिक प्रोडक्ट मिल रहा है। क्या मिल रहा है, आयनिक में। लेकिन इसमें कुछ भी आयन नहीं मिल रहा है, यहाँ पे सब न्यूट्रल है। देखो ये भी है, ये भी है, मतलब कि यहाँ पे प्लस और माइनस तो सब मिलके एक न्यूट्रल फेज बनाए। यहाँ पर भी वैसा, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं हो रहा है। तो हमें इसी के बारे में पढ़ना है अच्छे से, और ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ चुके हैं। अब मैं नेक्स्ट जो टॉपिक की बात करूंगी वो होता है अम्ल क्षार की अवधारणाएं जो होती है, वो उसके बारे में, मतलब अम्ल एसिड बेस कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। एसिड बेस कॉन्सेप्ट जैसे ही हमारे मन में आता है तो हम चले जाते हैं पिछले क्लास में, 10 वाली क्लास में। 10वीं क्लास में जाते हैं तो वहां पे बेसिक से बेसिक चीजों को बहुत अच्छे से समझते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पे वो चीजें नहीं पढ़ेंगे, इसके ड्रॉबैक को पढ़ेंगे, इसके एक्सेप्शन अपवाद क्या है उसको हम लोग पढ़ेंगे। क्योंकि जो एग्जाम में दिया जाता है ना, वो आपके बेटा ड्रॉबैक ही आते हैं। आपसे कभी भी एसिड बेस नहीं पूछेगा, क्योंकि आप बड़े हो चुके हो ना, अब आपसे एसिड बेस नहीं पूछा जाएगा। तो हेडिंग क्या बनाइएगा यहाँ पर, अम्ल क्षार के सिद्धांत। ठीक है, अम्ल क्षार के सिद्धांत, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। नोट्स को बनाते चलिए, प्रॉपर नोट्स आपके पास होना चाहिए। मैं बात करूं तो एसिड एंड बेस कॉन्सेप्ट। ठीक, एसिड बेस कॉन्सेप्ट की अगर हम लोग बात करें तो आपको पता है कि एसिड बेस को बताने के लिए 3 साइंटिस्ट हम लोगों ने शुरू में ही पढ़ा था। कौन कौन थे, एक आर्यनियस थे, एक ब्रॉन्स्टेड लोरी थे, एक लेविस थे। ये तीनों साइंटिस्ट हम लोगों ने 10th की क्लास में, अगर आपको पता होगा तो हमने 10th की क्लास में वहां पे बताया है कि एसिड बेस को इन्होंने तीनों ने कैसे कैसे बताए थे अपने बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट की बात करेंगे आर्यनियस की। किसकी बात करेंगे बेटा, आर्यनियस की। ठीक, ये हिंदी में तुम लोग लिख लेना कि आर्यनियस को कैसे लिखते हैं, वहां पे गलत होगा तो इसको बना लीजिएगा। आर्यनियस सिद्धांत। दूसरा यहाँ पर कौन सा होता है बेटा, ब्रॉन्स्टेड लोरी सिद्धांत। ठीक, तीसरा अगर हम लोग बात करें तो लेविस। कौन से होते हैं, या फिर आप लुइस कह लो। ठीक, लुइस सिद्धांत। ये हमारे पास 3 सिद्धांत होते हैं। कौन कौन से,
अगर मैं यहाँ पे बोलूं बेटा तो हमारे पास 3 सिद्धांत हैं। कौन कौन सा है? एक आर्हेनियस है, ठीक, आर्हेनियस थ्योरी। और दूसरा कौन सा है? ब्रोंस्टेन लोरी थ्योरी। और तीसरा कौन सा है? लेविस, ठीक, लेविस थ्योरी। अब चलो देखते हैं इसके बारे में। इन सब के बारे में हम लोगों ने कुछ चीजें पढ़ी होगी, तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे आर्हेनियस की बात क्या हो रही है, ब्रोंस्टेन लोरी की क्या होती है, लेविस की क्या होती है। ये 10वीं क्लास में हम लोगों ने बेसिक से चीजों को समझा है। तो यहाँ तक अगर कुछ भी नोट करना है तो आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो देखते हैं बेटा यहाँ पे आर्हेनियस की थ्योरी में हम लोग क्या देखते थे। आर्हेनियस, ठीक, आर्हेनियस सिद्धांत की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग जानते हैं क्या क्या आर्हेनियस सिद्धांत क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं ये कि कोई भी यौगिक होता है उसको जलीय विलयन देने पर, उसको वाटर में डिसॉल्व करने पर वो H+ आयन देता है। क्या देता है? H+ आयन देता है। ये चीजें हम लोगों ने क्लास 10 से ही पढ़ा है। लेकिन मैं बात करूं तो ये जो सब थ्योरी आई थी ना, ये सब 200-250 साल पहले की है, पुरानी है एकदम। इन सबको कह सकते हो कि एकदम पुरानी। अगर मैं आपसे पूछूं कि अम्ल क्या है, क्षार क्या है, तो आप सीधा सा जवाब क्या देते हो कि जो स्वाद में खट्टा होता है। बहुत समझदार है, अगर पढ़े हैं आप तो आप बोलोगे यही कि जलीय विलयन में क्या देता है? H+ आयन देता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। और अगर कोई भी यौगिक है, अगर हम लोग उसको वाटर में डिजॉल्व करते हैं, OH- देता है, तो वो क्या है? बेस है। यही देते हो। तो ऐसे कुछ चीजें हैं जो हम लोग खाते हैं तो हमें स्वाद में खट्टा लगता है, बिल्कुल, जैसे नींबू हो गया, ऑरेंज हो गया, मतलब संतरा हो गया, विनेगर, ठीक, चाइनीज फूड खाते हो तो विनेगर उसमें होता है ना, ये सब खट्टे होते हैं। अब वीक और स्ट्रॉन्ग की हम लोग बात करें तो उसकी बातें अभी थोड़ी देर बात करेंगे, लेकिन अभी समझो कि एसिड बेस किसकी बात करें। और अगर मैं क्षार की बात करूं तो क्षार कहते हो सिंपल सी बात की जो स्वाद में कड़वा होता है। कड़वे से बस एक ही चीज आता है मैम, करेला होता है। और भी इसके अलावा जैसे कुकुम्बर, ठीक, उसका जो ऊपरी हिस्सा होता है, खीरा, ऊपरी जो हिस्सा होता है वो बहुत कड़वा लगता है, अजीब सा लगता है ना। तो ये सारी चीजें ये सबको पता था बेटा, ये बहुत पुरानी चीजें हैं। एसिड बेस का जो कॉन्सेप्ट है ना, आर्हेनियस ने दिया, ये बहुत पुरानी है, ये सबको पता था। लेकिन इसके कुछ नई चीजें हैं, क्या ड्रॉबैक हैं, उसको बहुत ज्यादा जरूरी है जानना। देखो तो यहाँ पर क्या होता है कि हम लोग ये जानते हैं कि किसी यौगिक, आप स्टेटमेंट पे लिखना होगा तो अपने हिसाब से लिख लेना, किसी यौगिक को जल में घोलने पर H+ आयन देते हैं, उसे अम्ल कहते हैं, है ना। उसे क्या कहते हैं बेटा जी? अम्ल कहते हैं। और तथा जो यौगिक क्या दे? जो यौगिक जल में घोलने पर OH- देते हैं, उसे क्षार कहते हैं, ठीक, उसे क्षार कहते हैं। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा हम लोग छोटी सी क्लास में सब पढ़ते आते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए जरा समझिएगा, अगर हमने यहाँ पर क्या लिया? HCl लिया, ठीक है, HCl लिया बेटा, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर दिए? इसको जल में घोलते हैं तो H+ और Cl- टूटता है। अगर हम लोगों ने HNO3 ले लिया, ठीक, HNO3 लिया तो H+ हमें पता होता है, और यहाँ पर NO3- में टूटेगा। अगर हमने क्या किया? सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया तो ये टूटता है सोडियम+ में और OH- में टूटता है, ठीक। अगर हमने यहाँ पर क्या लिया? सीजियम हाइड्रोक्साइड ले लिया तो यहाँ पे AS+ में और OH- में टूटता है। बोलो हाँ या ना। इतनी बातों से हमें क्लियर हो जाता है कि हमारे पास ये सब जो है प्लस वाले जो आ रहे हैं तो ये बोल देते हो कि एसिड है। ये कौन है? एसिड है। इसको हम लोग बोलते हैं कि ये भाई बेस है। ये क्या है? बेस है आपका। इतनी बातें क्लियर हो रही है। अब जरा ध्यान से सुनना, ये सब चीजें बहुत पहली है, ये सब चीजें हम लोगों को पहले ही पता है। देखो किसी किसी बुक में जल नहीं लिखा होगा और किसी किसी में जल लिखा होगा, तो यहाँ पे जलीय विलयन लिख लेना। कहाँ पर हम लोग बोलते हैं इसको? जल में। कहाँ पर? जल में घोलने पर ये सब होता है।
कभी कभी बुक में लिखा भी नहीं रहेगा, तब भी समझ लीजिएगा कि जल में घोलने पर H+ आयन देता है या फिर OH- देता है, तो हम लोग उसे अम्ल और क्षार से डिनोट कर देते हैं, समझ जाते हैं। लेकिन इसका ड्रॉबैक क्या था, ये एग्जाम में कभी नहीं पूछेगा, क्योंकि ये बच्चों वाली चीजें आपको पता होगा। ड्रॉबैक इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अपवाद की हम लोग बात करें तो इसका हेडिंग बनाइएगा ड्रॉबैक। ठीक, हेडिंग क्या बनाइएगा आप लोग यहाँ पर, ड्रॉबैक जो होता है। अगर मैं इसके ड्रॉबैक की बात करूं, अपवाद, अगर मैं यहाँ पर अपवाद की बात करूं, ठीक, तो इसके अपवाद में क्या क्या होता है, अब जरा ध्यान से सुनना। ड्रॉबैक में क्या होगा, हम लोगों ने ये पढ़ा कि कोई भी यौगिक है भाई, उसको जल में घोल दो, जल में घोल दोगे तो H+ आयन देगा तो एसिड होगा, और दूसरा कोई यौगिक है अगर उसको जल में घोल रहे हो OH- दे रहा है तो क्या है, वो बेस है, ये चीजें। लेकिन ड्रॉबैक क्या हुआ, कुछ चीजें ड्रॉबैक्स में ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब यहाँ पर आर्हेनियस ने ये तो बता दिया, लेकिन जल के अलावा भी तो बहुत सॉल्वेंट होते हैं, जल के अलावा भी तो हम लोग बहुत सारी चीजें सॉल्वेंट पढ़ते हैं, तो वहां पर उन्होंने ये चीजें बताई ही नहीं। देखो यहाँ पर इन्होंने ये कह दिया कि आपके पास भाई HCl है, आप इसको जल में घोल दीजिए, जल में जैसे ही घोल रहे हैं H+ और -Cl में दे दे रहा है। अगर यही चीज है आप NaOH ले रहे हैं, इसको भी जल में क्या करिए, घोल दीजिए, तो Na+ और OH- में ये घुल रहा है, तो हम कह रहे हैं कि ये एसिड है, बेस है। लेकिन देखा गया बाद में ये कि जल के अलावा भी तो बहुत सारे सॉल्वेंट होते हैं, केवल जल ही तो विलायक नहीं होता ना। यहाँ पे सॉल्वेंट की अगर हम लोग बात करें तो केवल आप बोल सकते हो कि जल ही तो कोई सॉल्वेंट नहीं होता है। आगे हम लोग पढ़ते हैं कि सॉल्वेंट हमारा बहुत सा होता है, एसीटोन होता है, ठीक, एसीटोन होता है, अमोनिया भी होता है, एसीटोन होता है, अमोनिया भी होता है बेटा, ईथर होता है, ठीक, ईथर होता है, एल्कोहल तुम लोगों का फेवरेट दारू, ठीक, एल्कोहल भी हो जाता है। और ये सारी चीजें होते हैं जो क्या करते हैं, ये भी तो एक सॉल्वेंट है। इन सब में जब क्या किया गया, किसी भी एसिड को घोला गया तो कुछ पता नहीं चला, OH- और H+ में कभी टूटा ही नहीं, दिखाई नहीं दिया, तो ये इनका ड्रॉबैक था। इन्होंने केवल वाटर के बारे में बताया और अदर सॉल्वेंट के बारे में बताया ही नहीं, तो इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही था कि इन्होंने क्या किया था, केवल जल में घोलने पर ही H+ OH- को प्रेजेंट किया। बाकी अगर हमारे पास अदर सॉल्वेंट है लाइक एसीटोन, अमोनिया, ईथर, एल्कोहल, तो उसमें इन्होंने बताया नहीं, ये भी तो एक सॉल्वेंट है। ठीक, यहाँ तक कुछ चीजें नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं हम लोग। ये सब आपके नोट हो जाने चाहिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग। पहला ड्रॉबैक तो हम लोगों ने देख चुका था, अब दूसरे ड्रॉबैक की बात करते हैं। दूसरा जो ड्रॉबैक था, इन्होंने बताया ही नहीं कि कौन एसिड प्रबल है, कौन एसिड दुर्बल है, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में बताया ही नहीं। इन्होंने कह दिया कि मान लीजिए हमारे पास ये HCl है और यहाँ पे कौन है, NaOH है, ठीक, और यहाँ पर हमारे पास कौन है बेटा, ये हमारे पास है, ठीक, हम लोग इसको कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, और यहाँ पर ये कौन है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। तो इन्होंने ये चीज बताया ही नहीं कि कौन स्ट्रॉन्ग है कौन बेस है। और आपको पता होगा कि हम लोग स्ट्रॉन्ग और बेस एसिड के बारे में भी पढ़ते हैं, जानते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड बेस स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में हम लोग क्या जानते हैं कि जो कंप्लीटली क्या हो जाए, अपने आयन में टूट जाए। तो यहाँ पर ये क्या होता है, ये कौन है, स्ट्रॉन्ग है, ये स्ट्रॉन्ग होता है, और ये कौन होता है बेटा, वीक होता है, ठीक, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये भी स्ट्रॉन्ग बेस है। अगर हम लोग इसकी बात करें तो ये वीक बेस है, और ये क्या है, वीक एसिड है। ये सब चीजें इन्होंने बताया ही नहीं, कौन, आर्हेनियस ने इन सब चीजों के बारे में नहीं बताया। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि इन्होंने प्रबलता के बारे में बताया ही नहीं, लिख लेना, इन्होंने प्रबलता के बारे में नहीं बताया, ठीक, इन्होंने बेटा यही नहीं बताया
कि कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है और कौन सा बेस है। बस इनको एक चीज समझ में आ गया, वाटर में घोल दिया, H+ आयन मिल गया, OH आयन मिल गया, तो एसिड और बेस को डिटरमाइन कर दिया। लेकिन इन्होंने बिल्कुल ही नहीं बताया कि कौन स्ट्रॉन्ग है और कौन बेस है। ड्रॉबैक से क्वेश्चन हमेशा आते हैं, ये याद रखिएगा। अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं, थर्ड की बात करूं बेटा, तो जो थर्ड होता है ना, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। थर्ड के बारे में इन्होंने कहा कि चलो मान लिया कि कोई भी HCl है, ठीक, कोई भी अम्ल है और इसको जल में घोल दिया, तो ये क्या हुआ, H+ आयन और Cl- में टूट गया। हमने इसको कह दिया कि एसिड है। हमने इसको क्या कह दिया कि एसिड है। आज हम समझते हैं। हमने क्या किया, यहाँ पर एक बर्तन लिया और उसमें जल ले लिया। क्या ले लिया बेटा, वाटर यहाँ पर हमने ले लिया। ठीक, हम लोग जानते हैं कि वाटर के मॉलिक्यूल ऐसे ही रहेंगे। ठीक, और इसमें हमने क्या कर दिया बेटा, 3 मोल क्या कर दिया, अब कितने भी मोल ले लो कोई दिक्कत नहीं, 3 मोल HCl हमने डिसॉल्व किया। तो इनके हिसाब से ये हुआ कि ये जो आयन है, ये जो आयन टूट रहे हैं, तो इसमें जो हाइड्रोजन आयन है वो फ्री होकर एकदम मस्त घूम रहा होगा। वो क्या होगा कि अपने एकदम आयन में टूट कर फ्री होकर एकदम मस्त इसमें घूम रहा होगा। तो अगर हम लोग 3 मोल HCl लिए तो इसमें बेटा 3 HCl और 3 H आयन 3 Cl आयन टूटेगा कि नहीं। ठीक, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेंगे। ऐसे Cl भी मिलेंगे 3, क्योंकि हम लोगों ने क्या लिया है, 3 मोल। इस प्रकार से इन्होंने कहा कि ये ऐसा कुछ दिखाई देगा। लेकिन जब बाद में इसको देखा गया, तो आप बोलना, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि जब इसको बाद में देखा गया ना, तो यहाँ पर ये हुआ कि बेटा जो ये वाटर है ना, इसने क्या किया कि जब हम लोगों ने इसमें, चाहे जितना भी मोल आप ले सकते हो, इसमें जब हम लोगों ने क्या किया, 3 मोल यहाँ पर HCl इस पानी में घोला। यही वाले प्रोसेस को हम लोग बता रहे हैं फिगर द्वारा। तो क्या हो रहा है कि इसमें 3 मोल हमने घोला, तो हमने कभी ये देखा ही नहीं कि ये जो हाइड्रोजन आयन है वो फ्री होकर घूमता है। नहीं, उसने पानी के साथ मिलके कुछ इस प्रकार से बना लिया। पानी के साथ मिलके कुछ इस प्रकार से। बेटा आप जानते हो कि वाटर का फॉर्मूला यही होता है। अगर इसमें एक हाइड्रोजन और जोड़ोगे तो ये कुछ इस प्रकार से बनेगा ना, ये कुछ इस प्रकार से, और ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक, क्योंकि उस पे लोन पेयर होते हैं। ठीक, तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आपको देखने को दिखाई देंगे, इस प्रकार से। तो यहाँ पर इन्होंने ये बातें बताई ही नहीं कि हमारा कुछ होगा। तो जब रिएक्शंस हमको देखने को मिला, तो हम लोगों ने क्या देखा कि एसिड है, इसको जब हम बेटा जल में, वाटर में डिसॉल्व करते हैं, तो ये हमें हाइड्रोनियम आयन बनता हुआ दिखाई दिया। क्या बनता हुआ दिखाई दिया, हाइड्रोनियम आयन। लिख लीजिएगा, हाइड्रोनियम आयन। ठीक, आयंस बनता हुआ हमें दिखाई दिया। इस फॉर्म में हमें दिखाई ही नहीं दिया। तो ये सब बातें इनकी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा कि हाइड्रोनियम आयन में हमें दिखाई दिए। अगर मैं नेक्स्ट वन की बात करूं, तो यहाँ पर जो चौथा आता है ड्रॉबैक, इन्होंने क्या किया कि एसिड के बारे में बताया, बेस के बारे में बताया। ये बोला कि जो एसिड होगा, अगर उसने H+ आयन दिया तो एसिड होगा, और जो बेस होगा, अगर उसने OH- आयन दिया तो वो क्या रहेगा कि बेस होगा। लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे एग्जाम्पल आए, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, जैसे सल्फर ट्राइऑक्साइड। इसमें देखो कहीं पर हाइड्रोजन है, नहीं है, हाइड्रोजन कहीं पर भी नहीं है। तो इन्होंने क्या कहा कि ये एसिड नहीं है, जबकि वास्तव में क्या होता है, एसिड होता है। जबकि वास्तव में क्या होता है, एसिड होता है। अगर मैं यहाँ पर भी एग्जाम्पल ले लूं, तो हम लोग कुछ इस प्रकार से यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक, यहाँ पर भी हम लोगों ने क्या किया कि कुछ ऐसे आप एग्जाम्पल ले सकते हो। तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि OH- होना चाहिए। देखो कहीं पर भी OH- है, नहीं है, OH- नहीं है। तो इन्होंने कहा था, तो उनके हिसाब से बोलना चाहिए कि ये बेस नहीं है, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, बेस होता है। तो ये सब इनके क्या थे, ड्रॉबैक थे। क्या थे बेटा, ये सब इनके ड्रॉबैक थे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे के कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, ब्रोंस्टेड लोरी की बातें होगी। ठीक, यहाँ तक इसको नोट कर लीजिए। अब यहाँ तक आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो आगे के वीडियो में हम लोग ब्रोंस्टेड लोरी के बारे में समझेंगे कि ब्रोंस्टेड लोरी ने एक्चुअल में बातें क्या कही थी। ब्रोंस्टेड लोरी की अवधारणाएं क्या होती है, हम लोग जानते हैं कि कुछ प्रोटॉन एक्सेप्टर होते हैं, कुछ प्रोटॉन डोनेटर होते हैं, उसको डोनेट भी करते हैं। तो ये कैसे होगा कि हम लोग उसको भी डेप्थ में समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू।